Okay. Good morning, good afternoon, good evening, everybody. So let us have the recap very faster, okay, of what we done till now. Okay, so first of all, we have seen the difference between direct tax, indirect taxes. Then after 5 ingredients of tax laws, Income Tax Act 1961. Okay, total 298 sections are there. Income tax rules, फाइनेंस एक्ट, देन इनकम टैक्स रूल्स. अभी देखिए यहां पे इनकम टैक्स में आएंगे प्रोविजन्स, जिसको बोलते हैं हम एक्सेप्शंस टू द मेन प्रोविजन, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज, सब क्लोज. ओके, और एक्सप्लेनेशन विल फर्दर क्लैरिफाई यू. फाइनेंस एक्ट में जो 4 पार्ट है उसमें फर्स्ट पार्ट फाइनेंस एक्ट, इफ वी टॉक अबाउट 2021, ओके, फाइनेंस एक्ट 21. तो 21 में क्या आएगा? पार्ट 1, और पार्ट 1 में आएगा टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22. पार्ट 2 में आएगा टीडीएस रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22. पार्ट 3 में आएगा एडवांस टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, विच इज एप्लीकेबल टू अस राइट नाउ इन मे नवंबर 22. ओके, एंड देन एग्रीकल्चर. Then after income tax rules 1962, 295 gives the power to CBDT to make the rules, and by using those powers, CBDT has framed the rules, income tax rules 1962. Okay, then after circular notification, section 119 gives the power to CBDT to issue the circular. Circular will be binding on whom? किसको बाइंड करते हैं सर्कुलर? सिर्फ और सिर्फ असेसिंग ऑफिसर को. नोटिफिकेशन किसको बाइंड करते हैं? दोनों को, एसएससी को भी और असेसिंग ऑफिसर को भी. ठीक है, नेक्स्ट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस. ओके, तो ये थे 5 इंग्रेडिएंट्स. फिर हमने स्टेप्स देखे थे. पहले हम रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे, फिर डिफरेंट हेड का क्लासिफिकेशन करेंगे, इनकम कैलकुलेट करेंगे, क्लबिंग होगा, सेटअप होगा. सेटअप होने के बाद जीटीआई आएगी, आपकी टोटल इनकम आएगी, उसमें से हम डिडक्शन माइनस करेंगे 80C to 80U, दैट विल बी योर टोटल इनकम. टोटल इनकम होने के बाद हम उसको टैक्स रेट एप्लीकेबल करेंगे, जो आज इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं. फिर उसके साथ हम सरचार्ज और रिबेट, वो भी आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले. सरचार्ज और रिबेट अंडर सेक्शन 87A. सरचार्ज डिफरेंट है, रिबेट डिफरेंट है, दोनों अलग अलग पर्सन को एप्लीकेबल होते. विल सी टू इट टू हुम इट इज एप्लीकेबल एंड व्हेन इट इज एप्लीकेबल. ओके, ये सब होने के बाद जो आपका फुल एंड फाइनल टैक्स आता है, उसमें हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे 4% डिफॉल्ट. ये होने के बाद हमारा जो भी हमने एडवांस टैक्स पे किया है, टीडीएस पे किया है, वो सब हम माइनस कर देंगे, और फाइनली हमारा नेट टैक्स पेबल या तो फिर रिफंडेबल आ जाएगा. ओके, इज दिस क्लियर? फिर हमने देखा असेसमेंट प्रीवियस ईयर क्या है, अभी उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, बट एक रूल था कि प्रीवियस ईयर की जो इनकम है उसको हम असेसमेंट ईयर में, प्रीवियस ईयर की जो भी इनकम है, दैट इज यू कैन से असेस्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर. बट उसका हमने 5 एक्सेप्शंस देखा था. 172 इनकम ऑफ अ you can say shipping business, non-resident shipping business in India. 172. Then after person lives India permanently, bodies form for short duration, transfer of property to avoid the tax, और लास्ट में आता था discontinued business. ये जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं दैट इज कंपल्सरी, और जो लास्ट पॉइंट है दैट इज एट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर. ओके, फिर हमने देखा पर्सन में 7 पर्सन कवर अप होते हैं. इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फॉर्म में एलएलपी इंक्लूड हो जाता है. एओपी, बीओआई. डिफरेंस क्या है एओपी बीओआई का? एओपी में पर्सन सभी आ सकते हैं एज ए मेंबर, जबकि बीओआई में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल्स ही आएंगे. ठीक है, लोकल अथॉरिटी एंड एजेपीज. एसएससी की डेफिनेशन में हमने 4 पॉइंट्स कवर अप किए थे. क्या थे वो 4 पॉइंट्स? पहले तो प्रोसीडिंग्स, पहले तो जो इनकम टैक्स पेएबल होगा एसएससी को, मतलब जो भी टैक्स पेयर है उसको इनकम टैक्स पेएबल होगा अंडर दिस पर्टिकुलर दिस एक्ट, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961. ओके, फिर इंक्लूड होगा अगर कोई पर्सन के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग है, अगर कोई पर्सन के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग है, ठीक है, तो वो प्रोसीडिंग के वजह से भी वो पर्सन क्या हो जाएगा? एसएससी. ओके, अभी जो प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन है वो या तो फिर उसकी खुद की इनकम की वजह से होगी, या तो फिर किसी और की इनकम जो उसमें क्लब होती है उसकी वजह से होगी, या तो फिर उसका लॉस और कोई और का लॉस, या तो फिर खुद का रिटर्न और कोई और का रिटर्न, जिसका रिटर्न, जिसका रिफंड उसमें क्लब होने वाला है. ओके, देन आफ्टर डीम्ड एसएससी, तो जो भी एसएससी है रिप्रेजेंटेटिव है. ओके, और लास्ट में जिसने
इनकम टैक्स की कोई भी सेक्शन प्रोविजन ब्रेक की हो वो एसेसिंग डिफॉल्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट था असेसमेंट, माने हमें जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स है हमारे रिटर्न फाइल करने के बाद इनकम को एसेस करते हैं कि टैक्स कैलकुलेट किया है, बराबर किया नहीं किया है, ठीक है। फिर जो राउंड ऑफ होता है 288A और 288B में, दोनों में राउंड ऑफ हम 10 रुपीज में करेंगे। कैसे राउंड ऑफ करना है आपको पता है, आपको पता है, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1, अप टू 250 आपके पास से कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके, 250 तक नो टैक्स, 250 to 5%, 5 to 10, 20%, मोर देन 10, 30%। ओके, यहां पे दिस स्लैब रेट इज एप्लीकेबल, इसको बोलते हैं स्लैब रेट। ये स्लैब रेट एप्लीकेबल है इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीआई, एजेपीज। ओके, फॉर्म कंपनी के लिए सेपरेट फ्लैट रेट है। फ्लैट और स्लैब का डिफरेंस मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में। ओके, बट अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो आपको, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो आपको एक और ऑप्शन मिलता है जो है 115 BAC। ओके, ये 115 BAC में थोड़ा कम टैक्स लगेगा, बट अगर बेनिफिट दे रहे हैं एक हाथ से तो दूसरे हाथ से आपके पास से एग्जम्पशन डिडक्शन छीन लेंगे। वो बोलेंगे ये एग्जम्पशंस आपको एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये डिडक्शंस आपको एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो वो कौन से एप्लीकेबल नहीं होंगे और होंगे वो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। यहां पे सिर्फ हमें रेट्स देखना है और रेट्स अभी याद भी नहीं रखना है। हाँ, ऑप्शन 1 का जो नॉर्मल स्लैब रेट है वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अभी ये जो ऑप्शन 2 वाला जो कंसेप्ट है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 और 30 का स्लैब है। ओके, नेक्स्ट, अगर आपकी एज 60 और मोर है, यू आर ए सीनियर सिटीजन, बट वहां पे एक वर्ड आपको ऐड करना है और वो है रेसिडेंट। ओके, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। तो यहां पे इंस्टेड ऑफ 250 आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, सर ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इज अ लिमिट up to which you are not supposed to pay any tax. Okay, तो ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 3 लाख। 3 लाख से 5 लाख, 5%, 5 to 10, 20%, more than 10, 30%, सिंपल। ओके, जब आपकी एज 80 और मोर है, बट अगेन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हैविंग 80 और मोर एज, ओके, तो आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 5 लाख। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। 5 lakh to 10 lakh 20%, and then more than 10 lakh 30%, सिंपल। तो इतने रेट्स हमने देखे थे और प्रैक्टिकल सम भी किया था, राइट। अभी आगे बढ़े आज का टॉपिक। चलिए, ये जितनी बार आप ऐसे मल्टीपल रिवीजन करते जाओगे, ओके, एट ईच एंड एवरी टाइम, दैट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू, और माइंड वेल एट द एंड ऑफ द कोर्स you will be able to, you can say, remember each and everything thoroughly, और वो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन 1 में जो 14 मार्क्स आता है, ओके, कंपल्सरी क्वेश्चन, उसमें आपको सारा का सारा टैक्स का ज्ञान अप्लाई करना है एक ही सम में, प्लस जो भी 30 मार्क्स के एमसीक्यू है उसमें से 60% एमसीक्यू, दैट इज 18 मार्क्स जो है वो पर्टिकुलरली टैक्स के हैं, मतलब इनकम टैक्स के, और 12 मार्क्स के एमसीक्यू हो गए जीएसटी के। बट दोनों में केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू जो भी आएंगे, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, उसके लिए भी आपको पूरा का पूरा टैक्स का ज्ञान होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई ये हम रिपीटेडली रिवीजन करते जाते हैं, ठीक है। चलिए, अभी कोई भी टैक्स आप काउंट करें, ओके, उसमें टैक्स काउंट करने के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% पक्का लेना ही लेना है, ओके। अभी हम बात करते हैं फ्लैट रेट। अभी देखिए, हमने देखा स्लैब रेट 250, 250 to 5, 5 to 10, 10, मोर देन 10, ओके। बट यहां पे वो जो पर्सन थे वो थे इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपीज एंड ऑल। बट व्हाट अबाउट फर्म, व्हाट अबाउट कंपनी? तो उसको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं देते, उसको ये बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं देते, क्योंकि फर्म जो है, ओके, जो कंपनी है वो बिजनेस करने के लिए ही है, और जो भी अर्न करेंगे वो
पूरा का पूरा उसको टैक्स भरना ही है, उसमें कोई बेसिक एग्जामिशन हम देते नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ अ फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मैंने आपको पहले भी बताया, जहां जहां पे मैं फर्म काउंट करूंगा तो वो फर्म पार्टनरशिप एक्ट 1932 की फर्म भी कवर हो जाएंगी और वो फर्म LLP 2008 एक्ट की वो फर्म भी कवर हो जाएंगी। अगर मुझे ऐसा बताना होगा कि ये फर्म को एप्लीकेबल है, LLP को एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं उसको सेपरेटली आपको बताऊंगा। अदरवाइज जो फर्म है वो LLP है, दोनों में कोई अंतर नहीं है एज पर इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। चलिए, तो इसका फ्लैट रेट है, इसका फ्लैट रेट है 30%। कितना? 30% फ्लैट रेट। मतलब अभी देखिए, इंडिविजुअल में आप काउंट करें तो 1 लाख, 2 लाख, 250 कोई टैक्स नहीं है। बट अगर फर्म में सिर्फ 10,000 की इनकम भी हुई, अगर पार्टनरशिप फर्म को सिर्फ 10,000 की इनकम भी हुई, डिपार्टमेंट बोलेगा चलिए 30% टैक्स पे कीजिए। फर्म बोलेगा हमें सिर्फ 1000 की इनकम, जो भी है 30% टैक्स पे कीजिए, तो उसको बोलते हैं फ्लैट रेट। क्या बोलते हैं? फ्लैट, कोई स्लैब नहीं, जितनी भी इनकम हुई 30% टैक्स पे कर दीजिए, सिंपल रूल। ओके, फर्म के लिए, LLP के लिए। इज दिस क्लियर? और ये टैक्स के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो पक्का लगने वाला है, ठीक है। चलिए, अभी अब हम कंपनी की बात करते हैं। कंपनी का स्लैब रेट क्या होता है? डोंट वरी, पहले ये जो टैक्स रेट्स हैं वो समझ लेते हैं, फिर बाद में इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, फिर आज सरचार्ज भी करना है हमें। ओके, तो आज मैंने आपको बताया था पूरा लेक्चर है जो चैप्टर 1 का प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है। चलिए, इन केस ऑफ अ कंपनी, अगर हम कंपनी की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट कंपनी, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? डोमेस्टिक कंपनी, ओके, और फॉरेन कंपनी, दो तरह की कंपनी है। पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी, ओके। तो जो डोमेस्टिक कंपनी है, जो विद इन इंडिया की जो कंपनी है, वेयर टोटल इनकम और ग्रोस रिसीट फ्रॉम प्रीवियस ईयर 1920, ओके। लेट मी रिमाइंड यू व्हाट इज अवर एप्लीकेबल फाइनेंशियल ईयर। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर आपकी अटेम्प्ट का है वो है 21-22। हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो 22-23 है। चलिए, इतना समझ में आया। अभी ये फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के ऊपर कितना टैक्स रेट आएगा वो डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है या छोटी है। मतलब अगर कंपनी छोटी है, छोटी कंपनी मतलब अभी देखिए, स्मॉल कंपनी की बात नहीं करें, वो लॉ में हम पढ़ेंगे स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या है, बराबर। बट यहां पे कंपनी में पहले क्या 30% टैक्स फ्लैट रेट थे, लाइक फॉर्म ओनली। बट जो भी कंपनी स्मॉल और मीडियम थी, SME सेक्टर की कंपनी, ओके, उसको बहुत ही दिक्कत होती थी, क्योंकि क्या होता था कि कंपनी में जो भी अर्न किया उसमें से 30% पे कर दीजिए, फिर डिविडेंड आप देंगे, उसके ऊपर भी टैक्स आता था, जो कि अब तो डिविडेंड कंपनी के ऊपर टैक्स नहीं, अभी तो शेयर होल्डर के ऊपर टैक्स हो गया। बट फिर भी छोटी जो कंपनी है या फिर मीडियम स्केल की जो कंपनी है, उसको ज्यादा बर्डन क्यों देना, राइट। इसीलिए 30% की बजाय यहां पे अगर आपका टर्नओवर या तो फिर ग्रोस रिसीट 400 करोड़ से कम है, देखिए 400 करोड़ ये बोलते हैं मीडियम है, ठीक है, फिर भी आपको कंसेशन देने के लिए बताया कि अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है, सर ये 400 करोड़ कब काउंट करना है? प्रीवियस ईयर 1920। सर प्रीवियस ईयर 1920 क्यों प्रीवियस ईयर 1920 बोला है? यहां पे प्रीवियस ईयर या तो फाइनेंशियल ईयर 1920 क्यों बोला है? अगर आपका टर्नओवर, मतलब ये कंपनी अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, असेसमेंट ईयर 22-23 में 25% टैक्स पे करेगी या फिर 30 पे करेगी, वो डिसाइड किसके ऊपर होता है? आपका 1920 का टर्नओवर या तो फिर ग्रोस रिसीट्स। मुझे यहां पे एक डाउट है। क्या डाउट है सर, बताइए। हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, कभी भी आपको ऐसा कुछ एप्लीकेबिलिटी करना हो
तो जीएसटी ले लो, पहले सर्विस टैक्स था उसमें ले लो, वेट, कोई भी एक ले लो, आपको एप्लीकेबल होगा नहीं होगा। इसके लिए ये लोग क्या करते थे पता है, ये लोग ऐसे करते थे, अगर आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर अभी देखिए 21-22 फाइनेंशियल ईयर में, समझना ये कंसेप्ट को, कितना माइन्यूट लॉजिक लगा के ये लोग प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन को फ्रेम करते हैं। अंडरस्टैंड द लॉजिक और यू कैन से अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द एक्ट ओवर हियर। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी अभी देखिए, मुझे 21-22 में कुछ एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, उसके लिए लास्ट ईयर का टर्नओवर देखते हैं। अभी इसका लास्ट ईयर क्या हुआ 2021, और यहां तो इन्होंने क्या बोला, लास्ट नहीं, लास्ट का भी लास्ट 1920। इसका क्या लॉजिक हुआ, ना हेड ना टेल। ओके, ये फाइनेंशियल 21-22 में एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, 25% टैक्स होगा या 30% होगा, उसका टर्नओवर लास्ट ईयर का देखिए ना, अभी जो ईयर खत्म हुआ उसका देखिए, उसका देखिए। आप लास्ट का लास्ट क्यों देखते हो, क्यों इतना 2 साल पुराना जाना, कुछ तो लॉजिक होगा। डिपार्टमेंट एज इट इज तो नहीं बनाते। ओके, मुझे ये बात बताइए, अभी ये जो 21-22 जो ईयर है, ओके, अभी जो एप्लीकेबिलिटी हो रही है, ये हम किस फाइनेंस एक्ट से देख रहे हैं, किस फाइनेंस एक्ट जो हमें एप्लीकेबल हो रहा है। सर आपने आगे पढ़ाया, हमें याद था उतना कि फाइनेंस एक्ट 2021 आता है हमें। यस, ये फाइनेंस एक्ट कब आया सर, आपने बताया था फरवरी 21 में आ सकता है, नॉर्मली आता है, ठीक है। अभी फरवरी 21 में आके बोलेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर आपने 400 करोड़ से कम टर्नओवर किया तो आपको 25%। ये कब बताएंगे, फरवरी में बताएंगे। कंपनी बोलेंगे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, फरवरी 21 में बता दिया कि 2021 का टर्नओवर अगर आप 400 करोड़ से कम करोगे तो आपको टैक्स रेट 25 आ जाएगा। अभी क्या है, आपने देखा कि मार्च 21 में आपका जो टर्नओवर है, अभी तो ईयर खत्म नहीं हुआ, प्रोविजन तो आ गया, ईयर भी खत्म नहीं हुआ, प्रोविजन आ गया, तो आपने क्या किया, मार्च 21 मतलब कि आपका फाइनेंशियल 2021 है, वो 405 करोड़ होने वाला था, बट ये प्रोविजन आ गया, आपको पता चल गया कि अगर 400 करोड़ से हम कम टर्नओवर दिखाएंगे तो हमारा कंपनी का टैक्स रेट 30 की बजाय 25 हो जाएगा। और फरवरी 21 बजट आ गया, बजट में आपने देख लिया, बजट में देखने के बाद आपको लगा ऐसा थोड़ी चलेगा, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे 399 कर देते हैं, 6 करोड़ का टर्नओवर ब्लैक में कर देते हैं या फिर शिफ्ट कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर को दिखाएंगे, सेल दिखाएंगे बट नेक्स्ट ईयर को दिखाएंगे। अब भी हम 400 से डाउन आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि टैक्स रेट लगे 25%। टैक्स तो प्रॉफिट पे होता है ना, टर्नओवर पे क्यों सर, टर्नओवर पे 25% टैक्स नहीं लेना है। टैक्स जो है वो तो प्रॉफिट पे ही लेंगे, इनकम पे ही लेंगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी यहां पे हम पढ़ रहे हैं टैक्स रेट कितना होगा, टैक्स रेट कितना होगा, टैक्स रेट 25% होगा या 30% होगा, जो भी इनकम आएगी कंपनी की, जो भी इनकम है, से फॉर एग्जाम्पल कंपनी इनकम हुई 5 करोड़, ठीक है, तो ये जो 5 करोड़ है उसके ऊपर 30% लगेगा या 25% लगेगा, वो कंपनी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और कंपनी की साइज टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे ये लोग क्या बता रहे हैं कि अगर हम ऐसा बताए प्रोविजन में कि 2021 का टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम होना चाहिए, तो बजट तो आया फरवरी में, और अभी 31 मार्च तक ये लोग तो कुछ भी जुगाड़ कर लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो क्या करे, ऐसा नहीं करना है। एक काम करते हैं, अभी ये बजट आया फरवरी 21 में, एक काम करते हैं, उसका जो पहले का ईयर था फाइनेंशियल 1920, अभी उसमें आपका टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है, तो आपका टैक्स रेट हुआ 25%। जब आपका फरवरी 21 में बजट आएगा तब तक तो आपका फाइनेंशियल 1920 का रिटर्न भी फाइल हो गया होगा,
और आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये मैनिपुलेशन ना हो इस हिसाब से लास्ट टू लास्ट ईयर रखा है। लॉजिक समझ रहे हो आप? ओके, तो ये 25% तो इनकम पे ही होगा। अभी 25 होगा या 30 होगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी में फाइनेंशियल ईयर 21-22 मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 में टैक्स रेट 25% लगेगा या 30% लगेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मेरी कंपनी का फाइनेंशियल 19-20 का टर्नओवर। अगर मेरी कंपनी का फाइनेंशियल 19-20 का टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है, फिर मेरी कंपनी को अभी इसी फाइनेंशियल ईयर में दैट इज 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 में 25% टैक्स लगेगा, जो भी मेरी इनकम हुई होगी उस पे। ओके, अगर 400 करोड़ से ज्यादा है तो फिर 30%, सिंपल। और फॉरेन कंपनी के लिए तो 40% है ही। अभी समझ में आ गया? अभी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ये मैंने 400 करोड़ प्रीवियस से 19-20 में क्यों है उसका लॉजिक समझाया, बाकी तो आपको याद ही रखना है। 19-20 फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर 400 करोड़ और लेस। ओके, एक्सीड नहीं होना चाहिए। 400 करोड़ होगा तो चलेगा, 25% आ जाएगा टैक्स रेट। ओके, देखिए कई बार जब भी आपको कोई टॉपिक में एमसीक्यू ऐड कर दिया ना, तो एक बात समझ लीजिए, आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कोई भी लिमिट, कोई भी प्रोविजन को पक्का याद रखना है। क्योंकि अगर एक मार्क में भी एमसीक्यू आ गया कि ये जो 19-20 में कंपनी का टर्नओवर इतना है, कितना टैक्स रेट लगेगा, 25 लगेगा, 30 लगेगा, नील लगेगा, क्या लगेगा, मतलब ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, तो तब जाके आपको पता होना चाहिए कि किस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, 19-20 की, और क्या रेट लगेगा, किस टर्नओवर पे ऊपर लगेगा। मतलब इतना कॉर्नरिंग भी ये लोग जा सकते हैं। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट एमसीक्यू। ओके, नेक्स्ट, तो ये था कंपनी का टैक्सेशन। फॉर्म एलएलपी में तो बहुत ही सिंपल है, 30% फ्लैट। और इंडिविजुअल का देख लिया हमने, इंडिविजुअल एचयूएफ, एजीपी, बीओआई और एओपी और बीआई एंड एजेपीज। ओके, उसमें तो हमने स्लैब रेट देख लिया। तो ये था पर्सन की बात। जितने भी हमने आगे पर्सन देखे, जितने भी आगे हमने पर्सन देखे उसके टैक्स रेट। अभी एक और है, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी देखिए, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अलग ही किस्म के पर्सन है। ये क्या है कि यहां पे स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट भी है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी एक्ट है। सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है? अभी देखिए, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट क्या है मैं आपको समझा दूं। ओके, वो आपने फाउंडेशन में आगे लेवल पे नहीं पढ़ा होगा। ये ऐसे पर्सन है जो एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं, और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके मेंबर के बेनिफिट के लिए वर्क करती है। बस ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का यही काम है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो और वो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो वो हो जाएंगी सो एंड सो हाउसिंग सोसाइटी। तो उसका काम क्या है, सोसाइटी के जितने भी हाउस हैं, ओके, उसके मेंबर्स के रिकॉर्ड्स रखने, हाउस का जो भी वो नॉर्मल चार्ज होता है या फिर कॉमन प्लॉट होता है उसकी देखरेख करना। अगर आपकी सोसाइटी में कोई होल होगा तो उसका मेंटेनेंस और सब कुछ, सोसाइटी का मेंटेनेंस, मेंबर की सब कुछ देखरेख करना, दैट्स इट। तो यहां पे उसका कोई प्रॉफिट मोटिव होता नहीं है। ओके, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी पर्पस के लिए हो सकती है, लाइक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, जिसको हम मंडली बोलते हैं, मंडली, ओके, हाउसिंग सोसाइटी, ओके, या फिर क्रेडिट सोसाइटी जो बोलते हैं, जो लोन देते हैं मेंबर्स को, ओके, मंडली। तो वो लोग क्या करते हैं, आपसे 100 रुपीज, 500 रुपीज कलेक्ट करके ले जाते हैं डिपॉजिट्स के फॉर्म में, और फिर मेंबर्स जो है उसको वो लोन देते हैं। ओके, तो ऐसी कई सारी सोसाइटीज होती है विच विल बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ओके, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो मल्टी स्टेट हो। अभी इसमें क्या होता है, सोसाइटी में एक सेक्शन आती है एटीपी, जो कि आपको इंटर लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है। एक सेक्शन आती है एटीपी जो आपको इंटर लेवल पर एप्लीकेबल नहीं है।
तो यहां पे हम एटीपी की बहुत चर्चा नहीं करेंगे। बट एटीपी एक ऐसी सेक्शन है जिसमें सोसाइटी अगर कोई पर्पस के लिए, खुद के पर्पस के लिए कोई इनकम अर्न करती है तो उसको कुछ टैक्स नहीं लगेगा, मतलब एटीपी में डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, एटीपी में डिडक्शन मिलने के बाद उसकी बहुत ही थोड़ी सी इनकम बच जाएगी तो टैक्सेबल होगी। इसलिए इसका टैक्स रेट क्या है, देखिए 10,000 तक 10%, 10,000 to 20,000 20% एंड मोर देन 20,000 30%। ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट। देखिए हमने अभी तक 7% देखे, बट इंटर लेवल पे, माइंड वेल, इंटर लेवल पे आपको सिर्फ हम इंडिविजुअल टैक्सेशन की बात करेंगे। कंपनी को कैसे टैक्स होता है, कंपनी का टैक्सेशन क्या है, फर्म का टैक्सेशन क्या है, एचयूएफ का टैक्सेशन क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्सेशन क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट का टैक्सेशन क्या है, वो सब हम फाइनल लेवल में देखेंगे। तो अभी इंटर लेवल पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको सिर्फ इंडिविजुअल का टैक्सेशन पढ़ना, ठीक है। बट उसके लिए भी 5 हेड्स तो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अभी जो स्पेशल रेट है, अभी देखिए मैंने आपको बताया 7% थे, राइट। तो पर्सन वाइज जो टैक्सेशन रेजिम था, पर्सन वाइज जो टैक्सेशन था वो रेट हमने देख लिया। अभी नॉर्मली वो जो टैक्स रेट है वो कोई भी जनरल इनकम के लिए है, मतलब आपने कोई भी इनकम अर्न की तो वो टैक्स लगेगा स्लैब रेट, वो टैक्स लगेगा फ्लैट रेट। जो भी आपका पर्सन, जो भी पर्सन हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो, ओके, तो आपको 250, 250 to 5, 5 to 10, मोर देन 10 वैसे टैक्स लगेंगे। इज दिस क्लियर? ओके। अभी क्या होगा, स्पेशल जो इनकम है उसको स्पेशल टैक्स रेट लगते हैं, स्पेशल जो इनकम है उसको स्पेशल टैक्स रेट लगते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, अगर आप कोई गेम शो में जाओ, अगर आप कौन बनेगा करोड़पति में जाओ, या फिर कोई भी विनिंग हो आपको, या हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट कीजिए, आप हॉर्स पे बैटिंग कीजिए, ओके, कुछ भी आपको विन हो जाए तो उसमें आपको फ्लैट 30% टैक्स लगेगा, ओके। तो आप उसको नॉर्मल स्लैब रेट में नहीं ले सकते, ओके, उसको आप नॉर्मल स्लैब रेट में कवर अप नहीं कर सकते। जब मैं आपको बोलता हूं फ्लैट रेट और स्लैब रेट, डिफरेंस समझिए, डिफरेंस समझिए। स्लैब रेट का मतलब है जो स्टेप बाय स्टेप है उस तरह टैक्स होता है, और फ्लैट रेट का मतलब है आपने 10,000 की लॉटरी विन की तो फिर भी आपको 30% टैक्स देना है। आपने 50,000 की लॉटरी विन की तो उसके ऊपर भी फ्लैट 30% देना ही देना है, चाहे आपकी इनकम 250 से ज्यादा हो कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो ऐसी स्पेशल इनकम कौन सी है जिसके ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स आएंगे, देखते हैं वो भी। सेक्शन 112 है। अभी मैं जो स्पेशल रेट की बात कर रहा हूं ये रिस्पेक्टिव हेड में आएंगे। हमारे 5 हेड्स हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। तो इसमें से कुछ प्रोविजन कैपिटल गेन में आएंगी, कुछ प्रोविजन अदर सोर्सेज में आएंगी, तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहां पे क्या है, टैक्स रेट बेसिक्स हैं, टैक्स रेट की बात कर रहे हैं, तो लेट मी रिमाइंड यू कि ऐसा टैक्स रेट भी है, ओके। आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी इसका डेप्थ नॉलेज हमें रिस्पेक्टिव हेड में मिलेगा, ओके। बट यहां पे अगर आपको टैक्स काउंट करना है, टैक्स काउंट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर इनकम जो है उसके ऊपर क्या टैक्स आता है, ओके। फर्स्ट सेक्शन है 112। 112 है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर ये क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? आपको कैपिटल गेन में मैं पढ़ाऊंगा क्या है, ओके। बट यहां पे सिंपल और शॉर्ट लैंग्वेज में आप इतना समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई भी कैपिटल एसेट है तो ये कैपिटल एसेट में क्या क्या इंक्लूड होगा वो हम कैपिटल गेन के चैप्टर में देखेंगे, ओके। बट यहां पे इतना समझ लीजिए, जो भी आपकी फिक्स एसेट है लाइक गोल्ड ज्वेलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ओके, मतलब सभी की सभी फिक्स एसेट नहीं, जो भी कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में कवर अप होती है अभी कितनी कवर अप होती है ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग ए गोल्ड ज्वेलरी और वो आप बेच रहे हो, ठीक है, और वो आपने 5 साल पहले खरीदी थी, ओके। 5 साल के पहले उसके रेट भी कम थे, अभी उसके रेट बढ़ गए और आपने सेल किया, मतलब आपने 4 लाख में परचेस किया था और आपने अभी 6 लाख में सेल किया। ये 4 लाख का
करंट इंडेक्सेशन अप्लाई करके उसका 450 होता है, और आपने अभी सेल किया कितने में, 6 लाख में, तो आपका जो 150 का गेन आया उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर फ्लैट 20% टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा, फ्लैट 20%। ओके, फ्लैट 20%। यहां पे कुछ ऐसा लिखा है, अदर देन LTCG टैक्सेबल बाय 112A। तो मतलब ये जो 112 है उसमें 112A को सेपरेट रखना है। सर ये 112A क्या है, ये 112A क्या है, इसकी तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ओके, थोड़ा बैक जाते हैं हिस्ट्री में, शुरू से शुरू करते हैं। ओके, 2003-4 फाइनेंशियल ईयर, उसमें एक प्रोविजन आई थी, और वो प्रोविजन थी, देखिए मैं इतना आपको डिटेल में क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको, जितना समझ समझ के आप करोगे ना तो उतना आपको आसानी होगी याद रखने। ओके, तो 2003-4 में ये लोग क्या बताते थे, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, प्रमोट करती है इन्वेस्टमेंट को, कि अभी आप इन्वेस्ट करोगे ना तो क्या होगा, इन्वेस्ट तो म्यूचुअल फंड में करोगे या तो फिर शेयर्स में करोगे, और वो तो लीगल होगा ना, ऐसे तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप अपना पान नंबर दे के, मतलब नंबर दे के आप इन्वेस्ट करोगे, मतलब वो वाइट ही होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी आप इन्वेस्टमेंट करोगे और उस पर कैपिटल गेन आएगा 20%, तो आप बोलोगे नहीं ये नहीं करना चाहिए। ओके, इसीलिए ये लोग क्या बोलते हैं, आप ऐसा करो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए, मतलब कि अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो, सर लिस्टेड सिक्योरिटीज, हाँ माइंड वेल, लिस्टेड मतलब आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, टाटा में इन्वेस्ट किया, कोई भी लिस्टेड कंपनी है उसमें इन्वेस्ट किया। अभी क्या हुआ, 2003-4 में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आया। सर ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है, मार्केट में आप कुछ भी परचेस करो, मार्केट में आप कुछ भी सेल करो, अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से परचेस सेल करोगे लिस्टेड कंपनी का शेयर्स, इक्विटी शेयर, या तो इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ओके, और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एटसेट्रा, ओके, जिसके ऊपर एसटीटी एप्लीकेबल होता है। तो ये लोग ने क्या बताया कि हम वैसे ही आपके परचेस ट्रांजैक्शन पे एसटीटी लेते हैं, सेल ट्रांजैक्शन पे एसटीटी माने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज करते हैं। ओके, तो जब भी आप सेल करोगे, मतलब 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, या 10-20 कुछ भी लॉन्ग टर्म, जब भी आप सेल करोगे उसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन होगा उस पे हम कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। सेक्शन 1038 आई थी, ओके, उसमें बोला हम कैपिटल गेन के ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, बिंदास इन्वेस्ट कीजिए, बिंदास इन्वेस्ट कीजिए। तो लोग बोले बहुत अच्छा है, इन्वेस्ट करते जाए, कुछ टैक्स लगने वाला नहीं है। क्योंकि आप सोचिए, आपने रिलायंस के शेयर परचेस किए 2004 में, और वो भी मार्केट में से, ओके, एसटीटी पे करके, अभी आपके शेयर के जो प्राइस है वो 5 टाइम्स हो जाते हैं, 5 टाइम्स। विचारो, थिंक कीजिए कि अगर आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किए, 1 करोड़, ओके, और 1 करोड़ का 5 करोड़ हो गया, मतलब 4 करोड़ आपका गेन हुआ, उस कोई टैक्स ही नहीं। कितनी अच्छी बात। तो लोगों ने प्रमोट किया, इन्वेस्ट करे। फिर 2008 ईयर आया, 2008 जब बजट आया उसमें सडनली चेंज हो गया। उन्होंने बोला, क्या बोला, सॉरी 18 नॉट 8, तो 2018 मतलब 4 से लेके 18 तक सब कुछ ठीक ठाक चला। अभी 2018 में बोला, अभी तो लोग बहुत सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वाई टू इग्नोर टैक्स ऑन द सेम। हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं टैक्स ऑन सेम? अगर लोग इतना अर्न कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत टैक्स तो बनता है। तो लोग बोल जाएंगे नहीं, आपने बोला था 2004 को कि अगर एसटीटी पेएबल है तो आप उसके ऊपर टैक्स नहीं लोगे। अभी आप अपनी बात से फिर गए, 2018 आया, आपने बोल दिया कि अभी वो टैक्सेबल हो जाएगा। दैट विल बी इनजस्टिस टू पीपल। इसीलिए
उसको एक अलग सेक्शन बनाई 112A। और 112A में क्या बोला, अभी ये जो 112A में उसने बताया है वो हम डिटेल में कैपिटल गेन में लर्न करेंगे। और वो जो कैपिटल गेन है उसमें जो 31 जनवरी 18 की जो डेट है, दैट्स डेट यू नीड टू रिमेंबर इन ईच एंड एवरी यू कैन से कंसेप्ट ऑफ 112A। बट वो जो मैं 2018 की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि 2018 के बाद का जो गेन है उसके ऊपर हम टैक्स लेंगे। 2018 तक जो भी एप्रिसिएशन आया, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 2004-05 में रिलायंस के शेयर परचेस किए 1 करोड़ के, अभी 2018 में वो हो गए 4 करोड़ के, और मैंने 2021 में बेचे 5 करोड़ में। तो डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बोल सकता कि चलिए आप 1 करोड़ में परचेस किए थे, 5 करोड़ में सेल किए, 4 करोड़ पे टैक्स पे कीजिए। डिपार्टमेंट क्या बोलेंगे, हमने ये प्रोविजन कब लाया, 2018 में। ठीक है, चलिए आप ऐसा कीजिए, 2018 की जो प्राइस है, 2018 की जो प्राइस है उससे आप कंपेयर कीजिए 5 करोड़, अभी 1 करोड़ है ना, उस पे आप टैक्स पे कीजिए। फिर भी इन्वेस्टर भड़क जाएंगे, आपने बोला था कि टैक्स नहीं लेंगे, अभी आप टैक्स लें। ठीक है, हम कंसेशनल रेट पे टैक्स लेंगे 10%। अभी ठीक है, कंसेशनल रेट पे, और वो भी 2018 के बाद की प्रोविजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, 10% टैक्स लेंगे हम, और वो भी छोटे छोटे इन्वेस्टर को हम यहां पे टारगेट नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे इन्वेस्टर को यहां पे हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है बिग फिश इन द मार्केट। ये बहुत अर्न करते हैं, और उसको 10% टैक्स देने में क्या जाएगा, सही बात है। क्योंकि अगर आपकी इनकम कैपिटल गेन 1 लाख है, तो फिर आप 1 लाख और 1 लाख से कम है तो आप छोटे छोटे इन्वेस्टर हो, उसको हम टारगेट नहीं करेंगे। हमारा टारगेट क्या है कि अगर किसी भी पर्सन ने इस तरह के जो लिस्टेड इक्विटी शेयर है, जो हमने पहले एग्जेम्पशन दिया था, अभी आपने परचेस किया और अभी सेल किया, या फिर कभी भी परचेस किया अगर अभी सेल किया, और उस पे ऊपर आपको कैपिटल गेन आएगा, और अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा हुआ तो हम उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चार्ज करेंगे, और वो भी कंसेशनल रेट 10%। और उस पर आपको कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सब क्या है वो डिटेल में पढ़ेंगे हम कैपिटल गेन, बट इसका मैंने सिंपल आपको लॉजिक बताया क्यों 10%, 20 से 10 क्यों किया, क्योंकि ये इसकी पूरी हिस्ट्री थी। ओके, ये वापस में हिस्ट्री आपको रिपीट करूंगा कैपिटल गेन में। ओके, नेक्स्ट, और वैसा ही शॉर्ट टर्म हुआ तो उसमें 15%। इसमें तो पहले भी 15% लेते थे, बाद में भी 15%, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर शॉर्ट टर्म गेन है, शॉर्ट टर्म गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर, शॉर्ट टर्म गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर जिसके ऊपर आपने एसटीटी पे किया है, तो उसके ऊपर फ्लैट रेट आएंगे 16%, 15%। ओके, और जो नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसको तो स्लैब रेट ही आएगा। नेक्स्ट, अभी आपने कुछ भी विन किया, मैंने पहले ही बताया आपको, विनिंग के ऊपर क्या आता है, फ्लैट 30%। विनिंग के ऊपर क्या आता है, फ्लैट 30%। ओके, और ये आखिरी का जो प्रोविजन है 60%, उसमें इफेक्टिव टैक्स रेट होगा 78%। बट ये अभी प्रोविजन हमें सीखना बाकी है, तो मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, बराबर। यही चैप्टर में आएगा, लास्ट में आएगा, क्या है मैं आपको बताऊं, डोंट वरी। चलिए, अभी इतना क्लियर है। तो लॉन्ग टर्म में फ्लैट 20%, बट अगर लिस्टेड शेयर्स है एसटीटी पेड है, 10% इफ इनकम कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा हुआ तो, 1 लाख से कैपिटल गेन कम हुआ तो फिर नहीं, 1 लाख से ज्यादा हुआ तो जो भी एडिशनल पोर्शन है उसके ऊपर लगेगा टैक्स, कितना, 10%। एसटीटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स के ऊपर, आप लिस्टेड शेयर परचेस करें जिसपे ऊपर आपने परचेस पे एसटीटी पे किया, सेल पे एसटीटी पे किया, और शॉर्ट टर्म है 15%। और अगर कुछ भी आपने विन किया, विनिंग, फिर चाहे वो लॉटरी हो, क्रॉसवर्ड पजल हो, रेस हो, कार्ड गेम हो, कुछ भी हो, विनिंग, आपको विनिंग में एक बात याद रखनी है, आपने विन किया मतलब आपको फोकट में ही मिल रहा है सब कुछ। ऑब्वियसली आपने लॉटरी में पैसे लगाए, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई,
आपने कोई हॉर्स पे पैसे लगाए, आपको विन हो गए, मिल गई, तो आपको तो ऐसे ही पॉकेट में ही मिल रहा है। हाँ, आपका लक है इसलिए मिल रहा है। तो डिपार्टमेंट बोलता है आपको 1 करोड़ मिल जाए तो 30% देने में क्या है, नेट 70 तो आपको मिल रहा है ना, ठीक है, आप फ्लैट 30% दे दीजिए। और ये विनिंग का एक ऐसा इनकम है जिसके ऊपर कोई भी डिडक्शन, कोई भी एग्जेम्पशन, कोई भी बेनिफिट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। यह बात आप याद रख लेना, ये अदर सोर्स में भी आएगा। फिफ्थ हेड, ओके, अगर आपने कुछ विन किया उसमें से आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मतलब आप बोलो मैं तो स्टूडेंट हूं, मेरी तो 250 इनकम है ही नहीं, ओके, और मैंने विनिंग किए है 2 लाख, तो अभी आपने बोला था इंडिविजुअल को 250 तक बेसिक एग्जेम्पशन था, वो नॉर्मल इनकम के लिए था। अभी आपने 2 लाख विन किया ना, हाँ ठीक है, फ्लैट 30% टैक्स पे कीजिए, चलिए फ्लैट 30% टैक्स आपको पे करना, मतलब करना है, ठीक है। तो ये था स्पेशल रेट। इज दिस क्लियर? ओके, तो ये रेट सारे के सारे क्लियर हो गए। देखिए यहां पे देखिए, इंडिविजुअल 250, 250 to 5, 5 to 10, more than 10, लाइक दैट, कंपनी लाइक दैट। अभी देखिए यहां पे कंपनी में कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हैं, यहां पे मैंने लाइक अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और आप 115 BAB में ऑप्शन कर रहे हैं तो आपको 15% टैक्स लगेगा, इवन इफ यू आर ए कंपनी। बट ये प्रोविजन फाइनल लेवल पे आएंगे, और यहां पे आपके मॉड्यूल में सिर्फ एक पॉइंट दिया है, ठीक है, तो ये आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है। 22% और 15% और 22% का ऑप्शंस मिलता है कंपनी को, ये ऑप्शंस मिलता है, ओके। फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन आने वाला है, देखिए। तो ये स्लैब रेट हो गए, ये फ्लैट रेट हो गए, स्लैब रेट, ऑप्शंस, फ्लैट रेट, ओके। तो यहां पे 112 20%, 112A अगर 1 लाख से ज्यादा हुआ 10%, 111A शॉर्ट टर्म 15%, विनिंग में 30% और अनएक्सप्लेन में 60% जो इफेक्टिव रेट होता है, इफेक्टिव रेट होता है 78। कैसे होता है और ये क्या है मैंने बताया, आपको आगे पढ़ेंगे। इज दिस क्लियर? चलिए, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, ओके, एग्जाम्पल 1 पे आ जाइए। चलिए, एक छोटा सा प्रोविजन है वो भी मैं आपको कराऊंगा अभी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल 1 पे आ जाइए। एग्जाम्पल 1, एज आई सेड यू मस्ट बी हैविंग वन बुक, जिस बुक में हम यहां पे ये सम काउंट करेंगे। चलिए मुझे ये बताइए टैक्स रेट कितना आएगा। गिविंग यू द टाइम टू सॉल्व दिस, ट्राई टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन एंड गिव मी। ये सम हो गया है? ये क्या पे हुआ? ये तो हमने सिर्फ ऐसे प्रैक्टिस की थी, इसका कैलकुलेशन थोड़ी किया था। ये 12 लाख का सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस की थी। 325 में कितना टैक्स आएगा, 550 में कितना आएगा, 890 में कितना आएगा, वैसे, राइट। तो आपको ये 3 डिफरेंट ईयर्स है उसमें काउंट करना है कि ये टैक्स क्या होगा, ओके। डज नॉट ऑफ, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। एज्यूम दैट मिस्टर एक्स हैज नॉट ऑप्टेड फॉर प्रोविजन ऑफ 115 BAC,
ये हर क्वेश्चन में आपको लिखा होगा। और क्यों लिखा होगा, क्यों लिखा होगा? क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं नॉर्मल प्रोविजन एप्लीकेबल हो रही है। क्या है नॉर्मल प्रोविजन? चलिए बताइए मुझे क्या टैक्स होगा। ओके, फर्स्ट में कितना आएगा? 172,500, 170 सेकेंड में। अभी देखिए मैंने आपको क्या पूछा है, टैक्स लायबिलिटी। तो जब भी मैं आपको बोलूं टैक्स लायबिलिटी, तो यहां पे तो मैंने क्या बताया था कि हम एजुकेशन से ऐड नहीं कर रहे हैं। अभी जब भी मैं आपको पूछूं ना टैक्स लायबिलिटी, डू नॉट फॉरगेट टू ऐड 4%। ओके, हर बार ऐड करना है ओके टैक्स में। तो इन फर्स्ट सिचुएशन ईयर कितने हैं? 45 ईयर्स। अगर एज आपकी 45 ईयर्स हुई और आप इंडिविजुअल हो, यस ओके, आपकी टोटल इनकम कितनी है? 12 लाख। तो अप टू 250 क्या होगा? टैक्स रेट नील, ठीक है नील। तो यहां पे टैक्स की अमाउंट क्या आ जाएंगी? 0 नील। फिर 250 से लेके 5 लाख तक आपका जो स्लैब रेट है वो है 5%। तो आपको पता है 12,500। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक इट विल बी 20%, 1 लाख। बट सर अगर 10 लाख से ज्यादा है तो सीधा 1,12,500 ले लीजिए ना, और जो 10 लाख से ज्यादा है 2 लाख, उसका डायरेक्टली 30% कर दीजिए। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मोर देन 10 लाख है वो है 2 लाख, और ये जो 2 लाख है उसके ऊपर आएगा 30%, इज इट? तो ये हो जाएगा 60, और टोटल टैक्स आएगा आपका 1,72,500। बट यहां पे जब भी हम टैक्स लायबिलिटी की बात करेंगे, तो यहां पे आएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ओके 4%। और ये किस पे लगेगा? ये टैक्स पे लगेगा। 172,500 इंटू 4%, ये हुआ 6,900, और आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी हुई 179,400। तो जब भी मैं बोलूं टैक्स लायबिलिटी, उसको एजुकेशन सेस में ऐड करके राउंड ऑफ 10 रुपीज में करके फाइनल आंसर देना है। ओके समझ में आ गया? ओके इस तरह मुझे बी का फाइनल आंसर दीजिए, उस तरह मुझे बी का फाइनल आंसर दीजिए 63 इयर्स। इसमें क्या आएगा? जैसे हमने यहां पे किया वैसे ही करेंगे, बट यहां पे डिफरेंस क्या होगा? 3 लाख से शुरू होगा, राइट? तो अप टू 3 लाख तो कोई टैक्स नहीं आएगा। बट बिफोर यू गो फर्दर, एक बात आपको चेक करना है, और वो क्या बात आपको चेक करनी है? ये 63 ईयर तो बराबर है, बट ये रेसिडेंट है या नहीं है? तो यहां पे कुछ बोला नहीं है, बट चलिए रेसिडेंट है हम मान लेते हैं, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली बोला होगा नॉन रेसिडेंट, तो फिर उसको तो नॉर्मल स्लैब ही आने वाले हैं। ओके तो यहां पे आपने टैक्स काउंट ऑलरेडी कर दिया है, तो आई विल नॉट गो फर्दर। टैक्स आपने काउंट करके दिया है मुझे 170, उसके ऊपर आएंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, राइट? तो उसका आंसर आ जाएगा 1,76,800। इस तरह मुझे सी का आंसर भी दे दीजिए, फुल एंड फाइनल। ओके
फुल एंड फाइनल, सी का आंसर। तो यहां पे क्या होगा, टैक्स कितना आएगा 160 और उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 166,400। चलिए इतना पक्का क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट? इज दिस क्लियर? ओके चलिए अभी एक बात सोचिए, क्या अभी ये 63 इयर्स लिखा है, 82 इयर्स लिखा है, कोई पर्सन एग्जैक्टली 60 इयर्स अटेन कर रहा है हमारे ईयर में। मतलब सर हमारा फाइनेंशियल तो बहुत बड़ा है, फाइनेंशियल ईयर 1421 से लेके 31 मार्च 22 का है। ओके तो ये बेनिफिट कब देना है? ये 60 का जो एग्जैक्ट एज है, 80 का जो एग्जैक्ट एज है, वो कब होना चाहिए? वो कब होना चाहिए? उसके लिए यहां पे एक प्रोविजन दिया है, क्लैरिफिकेशन दिया है डिपार्टमेंट ने, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जब भी कंफ्यूजन होता है या फिर कुछ क्लैरिफाई करना होता है तो डिपार्टमेंट यहां पे क्या इश्यू करते हैं? क्लैरिफिकेशन। ओके तो ऐसा एक क्लैरिफिकेशन इश्यू किया है सीबीडीटी ने। वैसे ही ये जो सर्कुलर है, सर्कुलर वो कौन इश्यू करता है? हमने आगे देखा जब भी आपको इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है तो इनकम टैक्स में एक्ट भी पढ़े, रूल भी पढ़े, फाइनेंस एक्ट के चेंजेस भी पढ़े, और इनकम टैक्स ने जो भी सर्कुलर्स नोटिफिकेशन निकाले हैं वो भी आपको पढ़ना है। ओके अभी देखिए क्या हुआ, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1421 से लेके 31 मार्च 22। ओके अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपने 60% की एज अचीव की। कब? कब? कभी भी कर लो। आपका 10th अप्रैल में बर्थडे आ रहा हो, आपका 10th मार्च में बर्थडे आ रहा हो, मतलब as on that particular day you are going to achieve the age 60 or 80। सर 31 मार्च को 31 मार्च 22 को एग्जैक्टली 60 हो रहा होगा तो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। अभी डाउट कहां पे होता है, और लॉजिकली हम देखें किसी का बर्थडे 1 अप्रैल को है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल सो एंड सो ईयर, अभी इसका एग्जैक्ट 60 ईयर 1 अप्रैल को आ रहा है नेक्स्ट 22। समझना बात को, बहुत ही गहरी बात की है इन्होंने। तो ये बोलेगा लॉजिकली देखे ना तो मेरा बर्थडे 1 अप्रैल को है तो मेरे एज 31 मार्च 22 को 60 की हो जाती है। या तो फिर चलिए आप ऐसे सोचते हो 1 अप्रैल 22 को हो रही है, तो अगर मेरा बर्थ एक दिन पहले होता तो, अगर एक दिन पहले उसका बर्थ होता तो उसको वो 60-80 का बेनिफिट मिलता। अभी क्या हुआ, 31 मार्च को इसका बर्थडे नहीं आ रहा है, 259 ईयर है, और 1 अप्रैल को 60 ईयर का हो गया, तो सिर्फ एक दिन के लिए उसको हम सीनियर सिटीजन ना कंसीडर करें ऐसा तो नहीं होगा। और वैसे भी अगर आप 1 अप्रैल से शुरू करें, समझिए 1 अप्रैल से शुरू करें तो ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च को। तो इसका तो मतलब ये हुआ अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल को ही है और 1 अप्रैल को इसका 1 अप्रैल 22 को इसका 60th बर्थडे है, 60th बर्थडे है, या तो फिर 1 अप्रैल 22 को इसका 80th बर्थडे है, 80th बर्थडे, तो ये लोगों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको भी हम सीनियर सिटीजन काउंट कर सकते हैं। इसी का क्लैरिफिकेशन है। अगर कोई पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल को ही है और 1 अप्रैल भले ही ईयर खत्म हो जाए, भले ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाए, 1 अप्रैल 22 को उसका 60th बर्थडे या फिर 80th बर्थडे आता है, तो फिर उसको भी हम सीनियर सिटीजन काउंट करके उसको भी हम बेनिफिट देंगे 3 लाख का या फिर 5 लाख का। लॉजिक समझ रहे हो? ईच एंड एवरी प्रोविजन इज हैविंग इन डेप्थ लॉजिक, इन डेप्थ लॉजिक। कितना गहरा लॉजिक निकाला इन्होंने। फिर सेकेंड जिसका बर्थडे 2 अप्रैल को होगा वो बोलेंगे तो 2 अप्रैल का भी देख ले, अभी तू रहने दे, ठीक है। फिर 3 अप्रैल वाले बोलेंगे, 4 अप्रैल वाले बोलेंगे
अभी इतना हमने लंबा नहीं सोचा है, ठीक है। 1 अप्रैल का क्या हुआ कि एक दिन से रह जाते हैं और 1 अप्रैल को शुरू होगा तो 31 मार्च को ही खत्म होगा ना। हाँ, तो लॉजिकली स्पीकिंग उसका 60th बर्थडे 1 अप्रैल को है, तो इस ईयर में हम उसको सीनियर सिटीजन काउंट करेंगे और 3 लाख का बेनिफिट देंगे, 5 लाख का बेनिफिट देंगे। क्लियर है ये पॉइंट? 60th बर्थडे कब फॉल होना चाहिए? 1 अप्रैल 22 को या उससे पहले। अभी देखिए, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपका बर्थडे हुआ 60th और 80th, तो काउंट होने वाला ही है। ये स्पेशल प्रोविजन निकाला, अगर 1 अप्रैल को भी 60th या 80th बर्थडे हम काउंट कर लेंगे, डोंट वरी, सिर्फ एक दिन की बात है, हम काउंट कर लेंगे, डोंट वरी, ओके। तो इस तरह हम 60th और 80th बर्थडे काउंट करेंगे। चलिए, इतना क्लियर है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है और बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक आता है, और वो टॉपिक है सरचार्ज। सरचार्ज, वो टॉपिक है सरचार्ज। ये सरचार्ज क्या है सर? सरचार्ज मैंने आपको पहले भी बताया, टैक्स ऑन टैक्स है, टैक्स ऑन टैक्स है। मतलब जो लोग बहुत ही अमीर है, जो लोग बहुत ही रिच है, ओके, वो समुंदर जैसी इसकी इनकम है और आप बाल्दी जैसा टैक्स उसमें से लेंगे तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो फिर थोड़ा ज्यादा टैक्स ले लेते हैं, गवर्नमेंट की तिजोरी भर जाएंगी, राइट। तो ऐसे लोग हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, बीओआई हो, कंपनी हो, फर्म हो, कोई भी हो, अगर आपकी इनकम यहां पे जो हमने लिमिट दी है उससे ज्यादा हुई तो आपको एडिशनल टैक्स पे करना होगा, जिसको हम बोलते हैं सरचार्ज, ओके। कैसे काउंट करेंगे? देखिए, सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स पेएबल ओवर एंड अबव इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ओवर एंड अबव इनकम टैक्स, ये सरचार्ज पे करेंगे हम। सरचार्ज इज लेविड ऑन परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स, ये किस पे लेवी होगा? अभी देखिए, टैक्स है वो इनकम पे लेवी होगा ऑब्वियसली, फिर जो टैक्स आया उस पे सरचार्ज लेवी होगा। मतलब क्या हुआ? टैक्स के ऊपर परसेंटेज लगा के सरचार्ज ऐड करेंगे, और फिर जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा 4%, वो टैक्स और सरचार्ज दोनों के ऊपर 4% लगेगा। प्रैक्टिकली समझे? देखते हैं, पहले स्लैब समझ ले। पहले हम सरचार्ज का भी स्लैब समझ ले। सरचार्ज पहले तो ठीक ठाक था, मतलब बहुत ही इजी दिया था, अभी सरचार्ज में भी स्लैब रेट लगा दिए। मतलब कैसे? स्लैब तो नहीं है, बट यहां पे सरचार्ज के रेट डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं। अगर आपकी इनकम अप टू 50 लाख है, वी आर टॉकिंग अबाउट फुल एंड फाइनल टैक्सेबल इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शंस। आफ्टर ऑल डिडक्शन अगर आपकी इनकम 50 लाख या 50 लाख से कम है, अप टू 50 लाख का मतलब क्या हुआ कि एक बात याद रखना, जब भी लिमिट आए ना इनकम टैक्स में, जब भी इनकम टैक्स में लिमिट आए ना, याद रखना वो इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है। सर इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं? 50 लाख अप टू 50 लाख, मतलब 50 लाख होगा तो सरचार्ज नहीं आएगा। 50 लाख 1 रुपी हुआ तो एक्सीडिंग 50 लाख, हाँ तो आएगा, ओके। मतलब अप टू 50 लाख नो सरचार्ज। फिर यहां पे आएगा मोर देन मोर देन मोर देन मोर देन, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़, मोर देन 50 लाख, ये मैं शॉर्ट में लिखा है इसलिए 50 to 1 स्लैब बनाया, ठीक है। बट ठीक से देखोगे तो ऐसा आएगा मोर एक्सीडिंग 50 लाख, मोर देन 50 लाख और अप टू 1 करोड़। मतलब आपकी एनुअल इनकम, आपकी एनुअल इनकम टैक्स इनकम जो है, ओके, वो है टैक्सेबल इनकम, ओके, वो है 50 लाख से ज्यादा। मतलब से फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 80 लाख है, तो आप तो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, तो पहले तो आपको क्या करना है, 80 लाख पे नॉर्मल टैक्स काउंट कीजिए। सर कैसे काउंट करना है? कैसे काउंट करना है? तो नॉर्मल जब हम काउंट करते थे वैसे ही 250, 250, 25, 5 to 10, मोर देन 10, टैक्स आ गया, टैक्स आ गया। अभी वो जो टैक्स है उसके ऊपर 10% सरचार्ज लगेगा। टोटल कीजिए, वो टोटल के ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। दैट इज हाउ आवर टैक्स विल बी। इज इट क्लियर? ओके। अगर आपकी इनकम जो है 1 करोड़ से ज्यादा है, सर एक्जैक्टली 1 करोड़ हुआ तो एक्जैक्टली 1 करोड़, अप टू 1 करोड़ 10%, ओके। मोर देन 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ 1 रुपी,
से लेके 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ 1 रुपी से लेके 2 करोड़ 1 रुपी से लेके 5 करोड़ तक 25%। ये तो बढ़ाते जा रहे, कितना सरचार्ज लेंगे? तो आपकी अर्निंग भी देखिए कितनी है, 5 करोड़ से ज्यादा अर्निंग है, तो फिर थोड़ा बहुत तो टैक्स बनता है। ठीक है, आप बहुत ही अर्न कर रहे हो, ठीक है, एनुअल इनकम इज मोर देन 5 करोड़, तो फिर आप अपना जो टैक्स है उसमें 37% सरचार्ज भी पे कर दीजिए। गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा हुआ पता है? पहले तो सरचार्ज 10 या 15% भी था, 10-15 वैसा ही, बट ये प्रोविजन जब आया ना 2-3 साल पहले असेसमेंट या 2021 में अमेंडमेंट आया था। ठीक है, अमेंडमेंट आने के बाद गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो बहुत ही बढ़ गई। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए, नो डाउट ऐसे टैक्स पेयर बहुत ही कम हो गए, ये फिल्म स्टार, क्रिकेटर, वो सब लोग ये इतना इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये लोग बहुत ही कम हो गए, बट उसकी रेवेन्यू में से हम टैक्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 37%, 25% लाइक दैट सरचार्ज विल बी देयर। बट इफ यू टॉक अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी और फर्म LLP, तो उसमें सरचार्ज आएगा अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। मतलब यहां पे देखिए, कोऑपरेटिव, लोकल अथॉरिटी, फर्म, LLP में सिर्फ एक ही लिमिट है, 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ या फिर उससे कम, अप टू 1 करोड़ नो सरचार्ज, मोर देन 1 करोड़ 12% सरचार्ज। ये जितना भी सरचार्ज लगेगा ये पूरा का पूरा टैक्स के ऊपर लगेगा, टैक्स के ऊपर। ओके, चलिए अभी कंपनी की बात करें तो डोमेस्टिक कंपनी है, ओके, जिसकी इनकम अप टू 1 करोड़ है, कोई सरचार्ज नहीं। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ है 7% सरचार्ज, ओवर एंड अबव 10 करोड़ 12% सरचार्ज। सेम वे फॉरेन कंपनी है, स्लैब रेट सेम रहेगा, यहां पे 2%, यहां पे 5%। तो इस तरह सरचार्ज आता है और ये सरचार्ज की शॉर्टकट चार्ट है। ओके, इंडिविजुअल में 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से ज्यादा और अप टू 5 करोड़ 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा 37%। यहां पे तो सिर्फ 1 करोड़ का ही है 12%। यहां पे 1 to 10 7, मोर देन 10 12, 1 to 10 2, मोर देन 10 5%। सर ये परसेंटेज याद रखना है। टैक्स में ईच एंड एवरी लिमिट आपको याद रखनी है। ओके, अभी आपको ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, ये याद रखना ही नहीं रखना है। जितनी भी लिमिट आती है टैक्स में, वो सभी लिमिट आपको याद होनी चाहिए। ओके, बहुत ही ज्यादा लिमिट आएगी, बहुत ही ज्यादा प्रोविजन आएगी, बहुत ही ज्यादा रिमेंबर करना होगा, बट करना है, फॉर श्योर करना है। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना आपको पक्का ज्यादा याद रहता जाएगा। ओके, तो ये हो गया सरचार्ज का टॉपिक, इतना क्लियर है? ओके, तो ये सर सरचार्ज काउंट कैसे करेंगे? चलिए काउंट करते हैं, सरचार्ज कैसे काउंट करेंगे। अभी सरचार्ज के साथ साथ मार्जिनल रिलीफ का भी कंसेप्ट हमें पढ़ना होगा। ओके, तो मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट क्या है? पहले हम सरचार्ज काउंट कर लें, फिर मार्जिनल रिलीफ की बात करते हैं। ठीक है, अभी पहले एक बात बताऊं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, कि जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको ठीक से याद रखना है। ठीक है, चलिए पहले हम सिर्फ सरचार्ज की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक इंडिविजुअल है जिसकी एज 40 है, ठीक है, उसकी इनकम है 65,80,000। कितनी इनकम है उसकी? ₹65,80,000। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल उसकी इनकम है 1,65 लाख, ठीक है, और सभी इनकम नॉर्मल इनकम है। नॉर्मल इनकम मतलब स्लैब रेट वाली। तो इसमें ऐसा बाइफरकेशन भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म इतनी है, शॉर्ट टर्म इतनी है। हाँ, पक्का आ सकता है। ओके, तो यहां पे तो देख लीजिए नॉर्मल ही है।
और इसकी एज 40 है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है अप टू 250। तो पहला हम केस नंबर 1 करते हैं। ओके, केस नंबर 1 में क्या होगा 6580। चलिए पहले मुझे 6580 का टैक्स काउंट करके दीजिए। ओके, टैक्स काउंट कर भी लिया। हाँ, कितना है? सी, ये नॉर्मल है इसीलिए अप टू 10 में तो क्या लगेगा, अप टू 10 लाख में क्या लगेगा 1,12,500। अभी मोर देन 10 लाख जो है, ओके, उसमें क्या होगा 55,80,000 जो मोर देन 10 लाख है उस पे आएगा 30%, राइट। 5580 उस पे आएगा 30%, तो ये 16,74,000। तो इसका जो टैक्स आ रहा है, अभी देखिए स्टेप्स को समझना है यहाँ पे कि काउंट कैसे करते हैं। तो ये करेक्ट है ग्रोथ 17,86,500। चलिए पक्का। अभी क्या करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, अभी 4% ऐड नहीं करना है। अभी पहले देखना है कि 50 लाख से ज्यादा है, इसका मतलब यहां पे सरचार्ज आएगा, इसका मतलब यहां पे सरचार्ज आएगा। अभी मुझे ये बताइए सरचार्ज कितना आएगा, तो सर स्लैब रेट में लिखा था अप टू 50 लाख, तो कोई सरचार्ज ही नहीं है। 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक सरचार्ज है, तो यहां पे ऐड करेंगे हम सरचार्ज, कितना 10%। कितना सरचार्ज ऐड करेंगे 10%, ठीक है। ये देखिए स्लैब रेट देख लीजिए एक बार, यहां पे आपको ये स्लैब रेट याद रहना चाहिए। ओके, इंडिविजुअल है, हाँ 50 लाख तक नो सरचार्ज, 50 टू 1 करोड़ 10%, 1 to 2 15, 2 to 5 25 एंड मोर देन 5 37। ओके, तो इंडिविजुअल के हिसाब से हम काउंट कर रहे हैं यहां पे, यस। तो अभी आपका सरचार्ज होगा 10%। मैंने क्या बोला आपको, सरचार्ज ऑलवेज इट इज ऑन टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। तो यहां पे 17 लाख के ऊपर आप सरचार्ज लगेंगे 1,78,650। तो अभी टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज क्या करेंगे, टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। ओके, तो वो कितना होगा, अभी गवर्नमेंट को तो 1,78,650 ज्यादा टैक्स मिला ना नॉर्मल प्रोविजन से, हाँ। तो यहां पे होगा 19,65,150 और उसके ऊपर हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, चेरी ऑन द केक, सिंपल। ओके, टॉप पे ये चेरी लगा देंगे 4% की। तो ये आपका लास्ट लेयर है 78606। कितना आ रहा है 20,43,756। अभी आपको टैक्स पूछेंगे 20,43,756, तो 56 नहीं बोलना है, हमें फाइनल राउंडेड ऑफ करके बताना है 760। तो ये हो गया आपका टैक्स। सर आप कुछ मार्जिनल रिलीफ का बता रहे थे, आएगा डोंट वरी, इतना क्लियर है। अभी टैक्स रेट थोड़ा ज्यादा हो गया तो क्या होगा, मतलब सॉरी आपकी इनकम ज्यादा हो गई तो क्या होगा, तो ये है 1,65,00,000, 1,65,00,000। तो अभी आपको 1,65,00,000 के ऊपर टैक्स काउंट करना है, ठीक है। फिर उसके ऊपर सरचार्ज ऐड करना है, सरचार्ज कितना आएगा 15%, 50 to 1, 1 to 2, 2 to 5, more than 5, 10, 15, 25, 37, सिंपल। तो यहां पे कितना होगा फुल एंड फाइनल बता दीजिए मुझे, ये 1,65,00,000 पे कितना होगा फुल एंड फाइनल टैक्स राउंडेड ऑफ। फुल एंड फाइनल चाहिए, ठीक है, या 56,95,950। चलिए चेक कीजिए, 1,55,00,000 इंटू 30% प्लस उसमें आएगा 1,12,500, इसके ऊपर आएगा 15% सरचार्ज, ओके, उसको प्लस करेंगे, टोटल पे आएगा 4% प्लस करेंगे, इक्वल टू 56,95,950। परफेक्ट, करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। अभी आप कुछ भी ले लें 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में 25%, आप ले लें 8 करोड़ 37%। समझ में आ रहा है। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे तो क्या होगा, ये 65-80 में बाइफर्केशन देंगे कि इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इतना विनिंग है,
तो इस तरह आपको कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं हम आगे, पर इतना समझ में आ गया सरचार्ज। अभी सरचार्ज समझना है, बट सर आप कंपनी में कैसे सरचार्ज करोगे, या तो फिर फॉर्म में कैसे सरचार्ज करोगे। पार्टनरशिप फॉर्म है जिसकी इनकम 2 करोड़ 40 लाख है, पार्टनरशिप फॉर्म है जिसकी इनकम 2 करोड़ 40 लाख है, ठीक है सिंपल। फॉर्म में टैक्स क्या आएगा सर, फॉर्म में तो फ्लैट 30%। फॉर्म में तो क्या टैक्स आएगा, 2 करोड़ 40 लाख राइट, उसका फ्लैट 30%, तो 72 लाख टैक्स हो गया। और इसमें ऐड करेंगे हम सरचार्ज 12%, तो इसका 12% ऐड कर दीजिए, 8,64,000 प्लस इक्वल टू 8064 इंटू 4% प्लस इक्वल टू ई हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इंटू 4% प्लस इक्वल टू 83,86,560 फुल एंड फाइनल। तो बस इस तरह हमें क्या कैलकुलेट करना है, सरचार्ज के साथ टैक्स। और देखिए सरचार्ज में क्या हो रहा है, थोड़ा ज्यादा टैक्स मिल रहा है। और ऐसे ही मैंने आपको बताया कि ये लोग जो भी 2 करोड़ अर्न कर रहे हैं, 5 करोड़ अर्न कर रहे हैं, उसको 8 लाख में क्या फर्क पड़ेगा, राइट। बट अगर जो लोग 5 लाख अर्न कर रहे हैं उससे आप 10,000 भी ज्यादा लोगे तो ओपोज करेंगे, इसीलिए वो 5 लाख को रिबेट देते हैं, और जो 5 करोड़ है उसको 37% ज्यादा टैक्स चार्ज करते हैं। एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। इकोनॉमी को बैलेंस करना है तो जो ज्यादा अर्न कर रहा है उससे ज्यादा टैक्स चार्ज कीजिए, और जो पुअर है उसको आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दीजिए। दैट इज हाउ अवर इकोनॉमी विल बी, यू कैन से इक्वलाइज्ड। ओके, वैसे इक्वल तो नहीं होगी क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा है, राइट, बट फिर भी कुछ तो हम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दोस काइंड ऑफ प्रोविजंस, राइट। ओके चलिए, अभी मैं आपको ये बताऊं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, पता है प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। प्रॉब्लम के हिसाब से हम मार्जिन लिख पढ़े तो अच्छा होगा, ठीक है चलिए पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 पे आ जाइए, एग्जाम्पल 2 पे आ जाइए। ये सरचार्ज क्या है मैं एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा, एग्जाम्पल से ही आपको समझा दूंगा सरचार्ज क्या है, सॉरी मार्जिनल रिलीफ क्या है। सरचार्ज तो हमने पढ़ लिया, मार्जिनल रिलीफ क्या है। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए एज 42 हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51 लाख में सरचार्ज कितना आएगा सर, 10%। ओके, for assets made at 22-23 assuming that his total income comprises of salary income had from house property interest from saving bank। ठीक है, मतलब उसको कोई स्पेशल रेट वाली इनकम है ही नहीं, ठीक है। assume Mr. A had not opted for provision of 115 BSE। अब पता है ये नॉर्मल प्रोविजन ही है, 115 BSE यही नहीं, 115 BSE कब आएगी, लास्ट में आएगी, ठीक है। तो अभी पहले तो मुझे इसका टैक्स काउंट करके दीजिए, पहले तो मुझे इसका टैक्स काउंट करके दीजिए। टैक्स ऑन 51 लाख, चलिए काउंट करते हैं। टैक्स ऑन 51 लाख, ओके, तो यहां पे अप टू 250 नील, 250 to 5 lakh 12,500, 5 lakh to 10 lakh 1 lakh and more than 10 lakh, that is 41 lakh। 41 lakh का मुझे 30% दीजिए, तो 1230। इसका मतलब 51 लाख पे टैक्स आएगा 13,42,500। यस ओके, टैक्स आएगा 13,42,500। अभी उसमें सरचार्ज भी ऐड कर दें हम, ठीक है, ऐड सरचार्ज 10%, 134250। टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज क्या आएगा, टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। अभी हम
जब भी मार्जिनल रिलीफ काउंट करेंगे ना, तब हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स नहीं करेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सब 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 होने के बाद लास्ट में सरचार्ज हो गया, मार्जिनल रिलीफ हो गया, रीबेट 87 हो गया, सब कुछ होने के बाद लास्ट में हम केक के ऊपर चेरी रखेंगे, राइट। सब लेयर पहले कर दीजिए, फिर लास्ट में आएंगी हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स, राइट। तो यहां पे इंटू 10% प्लस कर दीजिए 14,76,750। अब आता है मार्जिनल रिलीफ का लॉजिक। लॉजिक क्या है, ठीक है। अभी मुझे ये बताइए, ये आपने यहां पे जो टैक्स ऑन 51 लाख काउंट किया है, उसका जो व्हाट यू कैन से कट ऑफ क्या है सर? ये कट ऑफ मतलब किस इनकम जो है वो कट ऑफ है जिसके ऊपर से सरचार्ज लग रहा है? सर 50 लाख। 50 लाख तो कोई सरचार्ज नहीं है। मतलब अगर मेरी इनकम एग्जैक्टली 50 लाख हुई, जो कि है मेरा कट ऑफ, ये कट ऑफ हमारे समझने के लिए, ऐसा कुछ लिखना नहीं है आपको, ये कट ऑफ हमारे समझने के लिए। 51 लाख के पहले का कट ऑफ क्या आएगा? 50 लाख। अब एक काम कीजिए, 50 लाख पे टैक्स काउंट कीजिए, अप टू 10 तो क्या आ जाएगा? 1,12,500, ठीक है। अभी मोर देन 10 लाख में 40 लाख आएंगे। 40 लाख के ऊपर 30% का टैक्स हम काउंट करेंगे और वो होगा 12 लाख, ठीक है। इसका टैक्स आता है 13,12,500। Is it 13,12,500 everybody? ओके। अभी मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं। क्या? मुझे ये बताइए, ये 51 से 50 लाख से 51 में इनकम कितनी बढ़ी? जब आपकी इनकम, अभी देखिए चेंज इन इनकम कितनी चेंज हुई? देखिए चेंज कितनी हुई। पहले थी 50 लाख, अभी आपकी इनकम हो गई 51 लाख। तो अभी इनकम में चेंज कितना आया? 1 लाख। मतलब इनकम 1 लाख से बढ़ी, इंक्रीज हुई। अभी मुझे ये बताइए सर, ये 50 लाख पे टैक्स नहीं है, सरचार्ज आएगा? सरचार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एग्जैक्टली 50 लाख के ऊपर तो कोई सरचार्ज ही नहीं है। एग्जैक्टली 50 लाख के ऊपर कोई सरचार्ज ही नहीं है, ठीक है। तो इनकम बढ़ी 1 लाख से, आपका टैक्स कितना बढ़ा? इंक्रीजिंग टैक्स। आपका टैक्स कितना बढ़ा? इंक्रीजिंग टैक्स कितना हुआ? 50 लाख था तो मेरा टैक्स था 13,12,500, ओके। अभी मेरी इनकम हुई 51 लाख, ओके। तो मेरा टैक्स हो गया 14,76,750। मुझे बताइए चेंज कितना हुआ? टैक्स कितना बढ़ा? इज इट 1,64,250? यस विभूति, इज इट 1,64,250? बराबर है। अभी मुझे ये बताइए, ये तो बहुत ही नाइंसाफी हुई, बहुत ही नाइंसाफी हुई। ये जो पर्सन है बोल रहा है मेरी इनकम अगर 50 लाख होती, तो आप मुझसे 13,12,500 का टैक्स लेते। अभी मेरी इनकम बढ़ी कितनी? 1 लाख से, और आपने इनकम सिर्फ 1 लाख की बढ़ी और आपने टैक्स कितना बढ़ा दिया? 1,64,250। बहुत ही नाइंसाफी। सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर इनकम 1 लाख से बढ़ रही है तो टैक्स क्यों 1,64,250 से बढ़ जाएगा? इसका कोई लॉजिक है आपके पास? ऐसा क्यों हो रहा है? इनकम के ऊपर टैक्स होता है, टैक्स स्लैब है 30%, तो ऐसा लॉजिकली पॉसिबल कैसे है कि आपकी इनकम 1 लाख से बढ़ी और आपका टैक्स बढ़ गया 1,64,250 से? कैलकुलेशन में कुछ एरर है या कुछ प्रॉब्लम है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन तो ठीक है,
इसका रीजन और लॉजिक सिर्फ इतना है क्या कि आप ये जो सरचार्ज ऐड कर रहे हो ये पूरे के पूरे 13 लाख के टैक्स के ऊपर ऐड कर रहे हो। ऐसा नहीं है चलिए आपकी इनकम 1 लाख बढ़ी तो सिर्फ 1 लाख के ऊपर का जो टैक्स है उसका ही सरचार्ज हम ऐड करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है यहां पे, आपकी इनकम हुई 13 लाख 42,000, सॉरी टैक्स हुआ 13 लाख 42,500, आप पूरे के पूरे 51 लाख के ऊपर, पूरे के पूरे 51 लाख के ऊपर आप चार्ज कर रहे हो सरचार्ज 10%। अभी देखिए इनकम भले ही आपकी 1 लाख बढ़ी हो, यहां पे सरचार्ज हो गया 134,250 का। तो ड्यू टू दिस रीजन इसकी इनकम बढ़ रही है बहुत ज्यादा। तो यहां पे डिपार्टमेंट क्या सोचेंगे, या तो फिर आप क्या करोगे, अरे भाई एक काम की, मेरी 50 लाख की इनकम कितनी थी 13,12,500 और अभी मेरी इनकम कितनी बढ़ी 1 लाख, 1 लाख पूरे का पूरा आप ले जाइए, 1 लाख पूरे का पूरा आप ले जाइए, ज्यादा तो मत क्लेम कीजिए मेरे से। मेरी 50 लाख से ज्यादा जितनी भी इनकम हुई पूरी की पूरी इनकम टैक्स में ले लीजिए, बट उससे ज्यादा मुझसे नहीं क्लेम कीजिए। ओके, तो इसके हिसाब से रिलीफ हुआ और कंसेप्ट आया मार्जिनल रिलीफ का। क्या कंसेप्ट आया, मार्जिनल रिलीफ। एक बात समझना, जब भी मैं वर्ड बोलता हूं डिडक्शन एग्जेम्पशंस, समझना बात को, जब भी मैं बोलता हूं डिडक्शन एग्जेम्पशंस वो इनकम के ऊपर होता है, मतलब इनकम में से डिडक्शन माइनस करेंगे, इनकम में से एग्जेम्पशन माइनस करेंगे, मतलब वो इनकम से साथ कनेक्टेड है। जब भी मैं बोलूंगा रिबेट रिलीफ, जब भी मैं बोलूंगा रिबेट रिलीफ, वो टैक्स में से बात होते हैं, टैक्स में से वो माफी मिलती है, रिबेट मिलते हैं, रिलीफ मिलती है। तो यहां पे मार्जिनल रिलीफ, और उसका नाम मार्जिनल क्यों पड़ा, उसका नाम बिकॉज ऑफ मार्जिन, ये सब बिकॉज ऑफ मार्जिन ये सब हो रहा है। अगर ये मार्जिन थोड़ा ज्यादा होता तो ऐसा नहीं होता, हम प्रूव भी करेंगे कैसे। ओके, बट यहां पे इन दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है वो है आपकी मार्जिनल रिलीफ। इन दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है वो है आपकी मार्जिनल रिलीफ। सर ये मार्जिनल रिलीफ तो हो गया, बट इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, समझ में पहला आया समझ में मार्जिनल रिलीफ क्या है। तो ये जो इनकम चेंज इन इनकम है उससे ज्यादा जितना का चेंज इन टैक्स है वो पूरा का पूरा हो गया मार्जिनल रिलीफ। तो सर ये मार्जिनल रिलीफ का क्या करना है, सिंपल, अभी आपका इनकम क्या है 51 लाख की इनकम है, उसके ऊपर टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज क्या है। ओके सर हमारा टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज है 14,76,750। ओके, इसमें से आपको लेस करना है मार्जिनल रिलीफ, मतलब इतना आपको टैक्स कम पे करना है, रिलीफ मिलेगी आपको, रिलीफ मिलेगी। रिलीफ कैसे मिलेगी, ये 64,250 माइनस कीजिए, अभी आपका फाइनल टैक्स बता दीजिए 14,76,750 माइनस 64,250, तो ये हो गया आपका 14,12,500। और ये कैसे आएगा पता है आपको, जब भी मार्जिनल रिलीफ आएगी ना तो आप उसको टैली कर सकते हो। कैसे टैली कर सकते हो, अगर मार्जिनली पॉजिटिव आता है तो टैली कैसे कर सकते हो, मैंने आपको क्या बताया, मेरी 50 लाख की जो भी इनकम है, मेरी 50 लाख की जो भी इनकम है, 50 लाख की जो भी इनकम है उस पे जो टैक्स आता है वो टैक्स, और मेरा पूरा का पूरा 1 लाख टैक्स आप ले लीजिए, बट उससे ज्यादा मत लीजिए, मेरा पूरा का पूरा एडिशनल इनकम ले लीजिए 50 लाख से ज्यादा, बट उससे ज्यादा मत लीजिए। और उससे ज्यादा का अगर टैक्स आता है, उससे ज्यादा का अगर टैक्स आता है तो हम उसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। इज दिस क्लियर, कनेक्शन क्लियर हो रहा है। बट सर हम एग्जाम में ऐसे थोड़ी प्रेजेंट करेंगे, पूछेंगे तो कर सकते हो, बट फिर भी आपको दूसरा फॉर्मेट चाहिए तो मैं वो भी बता देता हूं आपको, ठीक है। अगर आपको इससे दूसरा फॉर्मेट चाहिए तो वो भी मैं बता देता हूं आपको। पहले तो आपको क्या करना है, 51 लाख पे टैक्स काउंट कर लीजिए,
हो गया, 50 लाख पे टैक्स काउंट कर लीजिए, हो गया। अभी हम यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे, क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। ओके, वर्किंग नोट होगी कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। क्या होगी वर्किंग नोट? सर ये तो आपने चार्ट में समझाया और ये डिफरेंस निकाल के आपने कुछ तो समझाया, मतलब आपने क्या किया, चेंज इन टैक्स जो भी फिगर है उसमें से मैं माइनस करूं चेंज इन इनकम। ओके, ऐसा आपने कुछ शॉर्टकट समझाया और उसमें जो डिफरेंस पॉजिटिव आए तो उसको बोल दूंगा मैं मार्जिनल रिलीफ। पॉजिटिव आए तो, नेगेटिव आए तो फिर इग्नोर करना है, ठीक है। बट इसका कोई फॉर्मूला ऐसा कुछ हो तो बता दीजिए। चलिए वर्किंग नोट 1, अगर आपको ऐसे समझ में ना आए, आपको इन डेप्थ लर्न करना है तो वो मेथड भी मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। जो भी आपको मेथड ठीक लगे कीजिए, वेरी सिंपल। ओके, किसी भी तरह करो, आपको मार्जिनल का फिगर चाहिए, वो आ गया तो ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, पहले हम टैक्स काउंट करेंगे, टैक्स ऑन 51 लाख। तो हमने ऑलरेडी काउंट करके रखा है, मैं वापस से काउंट नहीं करूंगा। तो ये टैक्स आएगा आपका 13,42,500। उसमें हम ऐड करेंगे सरचार्ज। क्या ऐड करेंगे? सरचार्ज 10% का। ओके, वो ऐड करने के बाद होगा 14,76,750। अभी मुझे इसमें से माइनस क्या करना है पता है? अभी ये याद रखना, माइनस क्या करना है, टैक्स ऑन, माइनस क्या करना है मुझे, टैक्स ऑन कट ऑफ। ये कट ऑफ हमारे याद रखने के लिए, कट ऑफ मतलब 50 लाख पे टैक्स। सर ये कट ऑफ 50 लाख क्यों? हमारी इनकम क्या है 51, तो इसका कट ऑफ क्या होगा 50 लाख। मतलब ये जो मार्जिन लिफ्ट आएगी ना वो सिर्फ थोड़े मार्जिन के लिए आएगी। मतलब अभी आपका हमने आगे कैलकुलेट किया था, सर आगे तो हमने कैलकुलेट किया था 65,80,000, उसमें तो आपने मार्जिन लिफ्ट काउंट नहीं किया था, पर उस पर आएगे भी नहीं क्योंकि मार्जिन बहुत बढ़ गया है। अभी क्या है, मार्जिन लिफ्ट थोड़े बहुत 1-2 लाख तक आएगा, फिर बाद में 55 लाख में आएगा ही नहीं, मार्जिन लिफ्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे कट ऑफ होगा 50 लाख। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ 2 लाख है तो कट ऑफ होगा 1 करोड़। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ 1 2 लाख 3 लाख 5 लाख है तो 2 करोड़ का कट ऑफ होगा। जो भी कट ऑफ है उसके ऊपर टैक्स काउंट कीजिए। तो हमने काउंट किया टैक्स, हमने टैक्स काउंट किया, वो कितना आया टैक्स 13,12,500। और यहां पे लिखिए इनकम इन एक्सेस ऑफ, इनकम इन एक्सेस ऑफ कट ऑफ इनकम। मतलब आपकी जो एक्चुअल इनकम है 51 लाख, उसमें से कट ऑफ मतलब चेंज इन इनकम 50 लाख, वो माइनस कीजिए तो 1 लाख। ये दोनों का टोटल माइनस कर दीजिए और अगर ये पॉजिटिव फिगर आया तो वो हो गई आपकी मार्जिनल रिलीफ, वो हो गई आपकी मार्जिनल रिलीफ। तो यहां पे आ रहा है 64,250 पॉजिटिव। और जब भी आपको ये मार्जिन रिलीफ मिल जाए फिर उसका क्या करना है, उसका करना है ये जो आपका टैक्स है, ये जो आपका टैक्स है उसमें से हम ये मार्जिन रिलीफ माइनस कर देंगे वर्किंग नोट 1। ओके, और फिर बाद में जाके यहां पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना मत भूलना। तो ये हो गया आपका फुल एंड फाइनल टैक्स। इस तरह आपको रिलीफ मिलती है। और रिलीफ क्यों मिलती है? ड्यू टू मार्जिन। आपका जो एक्चुअल मार्जिन है 51 लाख वो कट ऑफ से थोड़ा नजदीक है, थोड़ा नजदीक है, इसीलिए आपको ये रिलीफ मिल रही, इसीलिए आपको ये रिलीफ मिल रही है। समझ रहे हो बात को? आर यू गेटिंग दिस? हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस, समझ रहे हो बात को? सिक्सटी फाइव लाख 80,000 में ऐसा नहीं होगा, आपका जो मार्जिन लिफ्ट का फिगर वो नेगेटिव हो जाएगा। करना है उसमें चेक, करना है, करते हैं चलिए। 6580 में करना है। यहां पे हमारे पास काउंट किया हुआ है इंक्लूडिंग सरचार्ज 19,65,150। चलिए 65 पे भी कर देते हैं, 65,80,000। उसमें क्या है, टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज
भूल गया, 19,65,150। ओके, ये इंक्लूडिंग सरचार्ज है। अभी हमें इसमें से क्या माइनस करना है? टैक्स ऑन 50 lakhs। तो 50 lakhs के ऊपर टैक्स कितना आएगा? तो हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, 13,12,500, 13,12,500, ठीक है। और इनकम इन एक्सेस ऑफ कट ऑफ, इनकम इन एक्सेस ऑफ कट ऑफ मतलब हमारी इनकम है 65-80 और कट ऑफ है 50 लाख। चेंज इन इनकम, डिफरेंस इन इनकम, तो ये है 15,80,000। अभी ये दोनों को माइनस कीजिए तो नेगेटिव ही आ जाएगा। अगर नेगेटिव फिगर आ रहा है तो फिर यहां पे कोई मार्जिन लिफ्ट मिलने वाली नहीं, क्योंकि आपका मार्जिन बहुत बढ़ गया है। तो अभी तो ऐसा नहीं होगा। तो सर ये मार्जिन कितना होगा? 50 लोग के आसपास ही होगा, आप काउंट भी कर सकते हो। तब तक सरचार्ज, तब तक मार्जिन लिफ्ट आएगी, फिर बाद में मार्जिन लिफ्ट चली जाएगी। फिर वापस जाके 1 करोड़ से लेके 1,04,50,000 के आसपास के मार्जिन तक मार्जिन लिफ्ट आएगी, फिर वो चली जाएंगी। फिर बाद में जाके 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 8 लाख तक मार्जिन लिफ्ट आएंगी, फिर नहीं आएंगी। फिर जाके 5 करोड़ 15, 16 या फिर 20 लाख 25 लाख तक आ सकती है। मतलब वो जो छोटा छोटा मार्जिन है ना, उसके ऊपर मार्जिन रिलीफ आएंगी, और इसीलिए उसका नाम पड़ा है मार्जिनल रिलीफ। तो सर हमें कैसे पता चलेगा मार्जिन रिलीफ आएगी नहीं आएगी? तो कैलकुलेट करना है। ऐसे जरूरी क्या क्वेश्चन में दे देंगे मार्जिन रिलीफ आ रही है, काउंट कीजिए। इनकम टैक्स में बहुत ही बढ़िया जो बात है, या तो फिर वो डिफिकल्ट भी बोल दीजिए आप, ठीक है, वो ये है कि आपको अपने हिसाब से देखना है कौन कौन सी प्रोविजन एप्लीकेबल हो रही है, नहीं हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, और फिर उसका काउंटिंग करना है। आपको तो बोल देंगे टैक्स काउंट कर दीजिए, फिर टैक्स में मार्जिन रिलीफ आता है नहीं आता है, सरचार्ज आता है, सरचार्ज कितना आता है, किसके ऊपर कितना आता है, किसके ऊपर कितना टैक्स है, वो सब आपको देखना है। ओके, और यहां पे स्टूडेंट को क्या होता है, मिक्स हो जाता है सब कुछ, तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आप ऐसे ही कैलकुलेट करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी। लॉजिक समझ में आया? मार्जिनल रिलीफ का लॉजिक समझ में आया? ये लिख लिया आपने, और यू वांट टू राइट? चलिए, लॉजिक तो क्लियर है, नहीं बाकी है, ठीक है, चलिए टाइम दे रहा हूं, लिख ले, फटाफट से लिख ले, फटाफट से। आपकी पेन फटाफट चलनी चाहिए। सी, मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा लॉन्ग प्रेजेंटेशन किया, आप सिंपल शॉर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल कैसे करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं मैं, कैसे आप सिंपली प्रेजेंट कर सकते हो, सिंपली।
ओके, अभी देखिए अगर 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ से ज्यादा, तो कैसे मार्जिनल काउंट करेंगे? अभी हम सिंपल शॉर्ट तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मार्जिनल की वर्किंग नोट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ अगर आएगी तो ठीक है। कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी एज 50 हैविंग टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 1 लाख। तो अभी हमें क्या करना है, टैक्स ऑन 1 करोड़ 1 लाख, दैट इज टैक्स ऑन टोटल इनकम। चलिए मुझे यहां पे 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स काउंट करके बताइए कितना होगा। 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स काउंट करके बताइए कितना होगा। sorry 1,12,500 and then 91 लाख पे 30%, तो टोटल होगा 28,42,500। ठीक है, ओके। अब इस पे सरचार्ज कितना आएगा? सर ये 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ 2 करोड़, हाँ 15%। कितना आएगा सरचार्ज? 15%। ठीक है, तो 18,42,500 पे 15% का सरचार्ज ऐड कर दीजिए। अभी क्या करना है, सरचार्ज ऐड करके रखना है बस। ओके, 32,68,875। अभी इसमें से हमें क्या माइनस करना है? दो फिगर। कौन से दो फिगर? एक तो है टैक्स ऑन कट ऑफ। सर ये कट ऑफ क्या है? अभी 1 करोड़ 1 लाख, कट ऑफ क्या है? 1 करोड़। सर आपने तो लास्ट समय बोला था 50 लाख, अभी 1 करोड़ हो गया। देखना 1 करोड़, अगर मेरी इनकम एग्जैक्टली 1 करोड़ हुई तो 10% सरचार्ज आएगा। अगर मेरी इनकम 1 करोड़ 1 लाख हुई तो 15%, 5% सरचार्ज बढ़ गया ना। हाँ, तो इसी की वजह से मार्जिनलिफ आएंगी। ठीक है, तो अभी 1 करोड़ के ऊपर मुझे टैक्स काउंट करके बताइए कितना होगा। 1 करोड़ के ऊपर टैक्स काउंट करके बताइए कितना होगा। टैक्स ऑन 1 करोड़ सिर्फ वो 30,000 निकल जाएगा तो 28,12,500। पर ये तो टैक्स है ना। हाँ, यहां पे हमें क्या चाहिए? सरचार्ज भी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर तो सरचार्ज लगेगा। वो तो 50 लाख था इसीलिए सरचार्ज नहीं लगता था। अभी 1 करोड़ पे तो सरचार्ज लगेगा कितना? 10%। चलिए वो भी ऐड कर दीजिए, वो भी ऐड कर दीजिए। तो इसका टैक्स आएगा 30,93,750। टैक्स ऑन कट ऑफ, टैक्स ऑन कट ऑफ। ये 2981,250 क्यों हो गया? ये क्या कैलकुलेशन हो रखा है? 1 करोड़ के ऊपर टैक्स, हाँ मिस्टेक चलता है 1 करोड़ के ऊपर टैक्स 28,12,500। ओके, बाय मिस्टेक सेंड થઈ गया, चलेगा। अभी टैक्स 28,12,500 प्लस सरचार्ज 10% क्यों लिया? समझ में आया कि नहीं आया? देखिए यहां पे जो हमने कैलकुलेशन किया था इससे अभी थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब हम स्लैब रेट में बढ़ते जाएंगे तब वो जो सेकेंड सरचार्ज है उसमें से वो कट ऑफ वाला जो फर्स्ट सरचार्ज है वो उसका कैलकुलेशन करना होगा यहाँ पे। अभी पहले इतना समझ में आया नहीं आया? और दूसरा हम क्या माइनस करते थे? इनकम इन एक्सेस ऑफ कट ऑफ। इनकम इन एक्सेस ऑफ कट ऑफ मतलब 1 करोड़ से ज्यादा इनकम कितनी है? 1 लाख। तो ये दोनों माइनस कर दे तो जो बाकी का पॉजिटिव आएगा उसको बोलेंगे हम मार्जिनल रिलीफ, उसको बोलेंगे मार्जिनल रिलीफ। कितनी आ रखी है आपकी मार्जिनल रिलीफ? $7,500 125 आएगी ना, 7,5,125।
यहाँ पे 875 है -750। कैलकुलेटर आपका सच्चा दोस्त होना चाहिए जो आपके सभी फिगर्स को अच्छे से पढ़ पाए, आपकी फिंगर्स का उसके साथ में अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। हाँ चलिए, ये हुआ मार्जिन लिफ्ट। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, टैक्स पेबल। कैसे काउंट करेंगे टैक्स पेबल? तो वापस से लिखेंगे हम टैक्स ऑन, हमारी इनकम कितनी है, टैक्स ऑन 1 करोड़ 1 लाख। अभी विथ सरचार्ज टैक्स ऑन 1 करोड़ 1 लाख हमने कितना लिखा था यहाँ पे, 32,68,875। अब इसमें से हम क्या करेंगे, लेस मार्जिन लिफ्ट। अगर पॉजिटिव हुआ तो ही ये मार्जिन लिफ्ट हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। 75125 उसको माइनस कर दे, तो यहां पे आएगा 31,93,750। और ये किससे मैच होगा मैंने आपको ये भी बता दिया है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 31,93,750 4% प्लस कीजिए और फाइनल टैक्स आएगा 33,21,500। तो दिस इज हाउ वी गोना कैलकुलेट। परफेक्ट। और ये जो 31 किससे मैच होगा, तो हमारी जो इनकम ऑन 1 करोड़ है प्लस 1 लाख, इनकम ऑन 1 करोड़ है प्लस 1 लाख, ये दोनों का टोटल ही होगा ऑब्वियसली, ये दोनों का टोटल ही होगा ऑब्वियसली, अगर मार्जिन लिफ्ट पॉजिटिव आता है तो इस तरह हम प्रेजेंट करेंगे सिंपल वे से, इस तरह हम प्रेजेंट करेंगे सिंपल वे से। पहले हम वर्किंग नोट कैलकुलेट कर लेंगे कि मार्जिन लिफ्ट आती है नहीं आती है, ठीक है। अगर नहीं आती है तो, अगर नेगेटिव आती है तो क्या करेंगे, ये जो हमारा जो टैक्स है सरचार्ज के साथ, उसमें सिर्फ आपको 4% ऐड कर देना है। और अगर मार्जिन लिफ्ट पॉजिटिव आती है, ओके, तो मार्जिनल लिफ्ट को हम टैक्स में से माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो फिगर आता है नेट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, उसके ऊपर हम 4% HAC ऐड करेंगे। तो दिस इज हाउ वी गोना कैलकुलेट द मार्जिनल रिलीफ एंड सरचार्ज का कंसेप्ट। अभी भी रिबेट तो रह गया सर, हाँ अभी थोड़े क्वेश्चंस और भी है, तो एक और लेक्चर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपको होमवर्क में क्या करके आना है, आपको होमवर्क में क्या करके आना है, होमवर्क में करके आना है एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 2 करोड़ 1 लाख, एग्जाम्पल नंबर 5 5 करोड़ 1 लाख। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करके आने हैं, ओके। 4 and 5 ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क करके आने हैं। और इसके बाद का जो लेक्चर है उसमें हम दूसरे पर्सन के लिए भी ये मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, और मार्जिनल रिलीफ सॉरी सरचार्ज जो है, सरचार्ज उसमें एक स्पेशल टॉपिक भी आता है। अभी क्या है, हमने तो सिर्फ स्लैबरेटी मिक्स किया, अभी हम मिक्स करने वाले हैं लॉन्ग टर्म भी आ जाए 20%, ओके, लॉन्ग टर्म भी आ जाए 20%, विनिंग भी आ जाए 30%, नॉर्मल स्लैबरेट भी हो, सरचार्ज भी हो, सब कुछ मिक्स हो जाए तो कैसा लगेगा, ओके। उसके हम क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आपको 4 5 ये दो क्वेश्चन होमवर्क में करके आने हैं। और हाँ, और एक एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, उसमें कई सारे पर्सन्स, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, अभी आपको ध्यान रखना है इस यहाँ पे एज और रेसिडेंट के हिसाब से, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आना है, और इसका सॉल्यूशन मैं कल करवाऊंगा आपको। बट ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस करके आनी है 4 5 और 9, ये 3 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, फुल प्रैक्टिस करके अच्छे से कैलकुलेट करके आना। जो भी उसमें डाउट होगा वो मैं आपको करवा दूंगा, तो डू नॉट वरी फॉर द सेम, ओके। चलिए